लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? सेकंड लास्ट वाला कौन है? यूरेनस। यूरेनस या अरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह? पृथ्वी। सबसे घनत्व अधिक किसका है? पृथ्वी का। और भारी ग्रह अगर पूछेगा तो बृहस्पति। ठीक है, देखो भारी सिर्फ घनत्व से नहीं होगा बल्कि वजन भी तो उसका होना चाहिए। तो वजन सबसे अधिक किसका है? जुपिटर का ना, सबसे बड़ा है। एक ग्रह जो उपग्रह तारा बनते बनते रह गया, जुपिटर बताए थे ना। जुपिटर जो है उसमें सारा गुण मिलता है किस चीज का? तारा बनने का। लेकिन बेचारा बस एक नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया और आज ग्रह बन के रह गया। किस ग्रह के उपग्रहों को सबसे पहले गैलीलियो ने खोजा था? कितने उपग्रह? 4। कौन कौन है वो? गैनीमेड, यूरोपा, आयो और कैलिस्टो। ठीक है, आवाज बढ़ाएं, अब जा रहा है। अरे मेरा ही आवाज कम हो गया है। इसका तो बढ़ा सकते हैं हम, अपना कैसे बढ़ाएं? मंडे तक हो जाएगा। ठीक है। शनि के रिंग्स की संख्या कितनी है? 7। किसने खोजा था रिंग्स को? किस ग्रह पर सबसे ताकतवर तूफान आता है? नेपच्यून पर। द ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ है? बृहस्पति पर। बृहस्पति के उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? ये सब क्वेश्चन हमको लगता है टेस्ट में भी आया होगा। सोचो वो सब क्वेश्चन जो तुमको हमेशा पूछते रहते हैं वो सब भी आता है, वो सब भी गलती करता होगा। इस बार का तो हम देख नहीं पाए, अगली बार से तुम लोग को बताते हैं हम सजा क्या मिलेगी। सबसे कम समय में अपने अक्ष पर कौन घूर्णन पूरा कर लेता है? बृहस्पति। और सबसे अधिक समय में शुक्र। 243 वर्ष या दिन। और बृहस्पति जो है वो 10 घंटे में। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय? लास्ट वाला नेपच्यून। सबसे कम समय? बुध। कैरोलिस बेसिन कहाँ है? कैरोलिस बेसिन बुध पर है। कहाँ है? बुध पर। ठीक है, क्रेटर है। हाँ चलो, ये सब देखे हुए थे। आज थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज ही है। ठीक है, मतलब ऐसा चीज नहीं है जिसको समझ में तुम लोग को आएगा ही नहीं, इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, सब कोई कहीं ना कहीं बचपन में देखा होगा तारा टूटते, भगवान हमको ये दे दीजिए, टूटता हुआ तारा। इसको विश मांगने के लिए जनरली जाना जाता है। देखे हो ना, मूर्ख बनाया गया है। ठीक है, तारा जब टूट के गिर जाएगा तो पृथ्वी पे छोड़ो पूरा सौर मंडल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो तारा टूट के गिरेगा वो कम से कम सूर्य इतना बड़ा तो होगा ही होगा। अगर वो तुम्हारे ग्रह पर गिर जाता है तो सोचो क्या होगा। ठीक है, इसलिए तारा कभी टूट के गिरते नहीं है। तारा का अंत पढ़ लिया, पढ़ा लिखा बच्चा हो गया ना जी। तारा का अंत पढ़ लिया कि तारा या तो किसमें ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा या ब्लैक होल बन जाएगा, गिरने होने का कोई सवाल नहीं है। तो गिरता क्या है, ये सवाल कई बार आते हैं। तो बताए थे कि चुदराहा है कुछ ग्रह, है ना, जो कि अपने घर में स्थिर से बैठता नहीं है। क्योंकि अब देखो, जो बड़ा आदमी है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, कैसे काम करना है नहीं करना है, उस तरीके से काम चाहिए, सब रूटीन से चल रहा है। लेकिन कुछ आदमी है सुबह उठा चाय पीना है, बगल वाले के यहाँ जाके पी लिया। अब ऐसे आदमी का क्या कोई अस्तित्व है? नहीं है। इसी को तो बोलते हैं चुदराहा। इसी को बोलते हैं जी, खाने दे दो तो रोटी आ जाएगा। वैसे ही मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ टुकड़े पुर्जे पड़े हुए हैं। जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो कुछ ऐसे टुकड़े बच गए जो किसी का हिस्सा नहीं बन पाया। हो सकता है वो लोग सोचा होगा हम क्या किसी से कम है क्या, ठीक है, और रह गया वैसा ही। तो ना तो वो ग्रह बन पाया, ना ग्रह के इतना साइज गेन कर पाया, ना ही मिल पाया। तो सब टुकड़ा पुर्जा के रूप में घूमने लगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड। कई बार ऐसा होता है कि एस्ट्रॉइड जो है अपना रास्ता भटक जाता है। तो जब रास्ता भटकने का प्रयास करता है, हमारे गुरुजी उसको खींच लेते हैं। कौन? बृहस्पति। तो अधिकांश 100 अगर रास्ता भटक रहा है उसमें से 95 को कौन खींच लेता है? बृहस्पति। कहाँ जा रहा है? इधर आ। ठीक है, तो वो खींच लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी एस्ट्रॉइड अपने पाथ को छोड़ेंगे सब कौन खींच लेगा? बृहस्पति।
लेकिन कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जो उस तरफ नहीं जाएंगे। बताए हैं पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड। तो जो उधर नहीं जा पाया, बृहस्पति की तरफ नहीं जा पाया, गलती से स्केप कर गया, तो वो किधर चला जाएगा? मंगल की तरफ। तो पहला ग्रह तो है मंगल को ठोकते रहता है, ठीक है, बीच बीच में टुकुर टुकुर करते रहता है। हमको कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि हम मंगल पे थोड़ी ना रहते हैं। फर्क हमको तब पड़ता है जब बगल वाले के पास जब आ जाता है वो सब क्षुद्रा ग्रह, तब ये हमारी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी है उसको क्या करता है? खींच लेता है अपनी तरफ। खींच जब लेता है तब उसके 2-3 कंडीशन हो जाते हैं। अगर वो छोटा है तो वायुमंडल में ही जला के उसको राख कर देते हैं। वही जल के जो राख होते हुए दिखता है तुमको, तुम क्या बोलते हो? तारा टूट रहा है, ठीक है। रात में वो जनरली दिखता है हमको टूटता हुआ तारा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लोग लाइन में आता है, जैसे 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, 1000 की, छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक है, ये सब लाइन में आएगा। तो जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, एटमॉस्फेयर में, उसमें आग लग जाती है और वो जल जाता है। तो अधिकांश जो है वो छोटे छोटे होते हैं और वायुमंडल में ही जल के क्या होता है? खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ जिसको जला के राख नहीं कर पाता है, वो कहाँ पहुंच जाता है? पृथ्वी के सतह पर। और जब सतह पर पहुंचता है तब क्या बना देता है? गड्ढा। क्या बना देता है? गड्ढा। उसी गड्ढे को कहते हैं क्रेटर। ये शुरू से लेकर अंत तक सब एक ही ऑब्जेक्ट है, सिर्फ स्वरूप बदला है। इसमें हम लोग 2 टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किए, एस्ट्रॉइड का और दूसरा मेटेयर्स का यानी उल्का का। किसका इस्तेमाल किए? उल्का का। तो एक एक करके अभी हम लोग पूरा चीज पढ़ेंगे कि कब ये एस्ट्रॉइड है, कब ये एस्ट्रॉइड से उल्का बन जाता है, ये सब पढ़ेंगे। जब ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में, ठीक है, एस्ट्रॉइड जो है उसका साइज जो हो सकता है वो 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकता है, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 10 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक। मतलब साइज इसका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पर क्या 1000 किलोमीटर तक का मिलेगा हमको? क्या, बहुत कम। अभी तक जो लास्ट ढूंढा गया है वो 930 या 940 किलोमीटर के आसपास है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे सब ग्रह है, मतलब दूसरे सब जो एस्ट्रॉइड है वो सब और छोटे छोटे हैं, ठीक है। अधिकांश जो है वो तो मीटर्स में ही काउंट होते हैं, ठीक है। अधिकांश जो होगा वो मुश्किल से कोई 400 मीटर, कोई 300 मीटर, कोई 500 मीटर, अधिकांश यही है, लगभग 60% ऐसा ही है। उसके बाद ही साइज थोड़ा बहुत बड़ा है, और 500 मीटर से ऊपर तो काफी कम है, 1 ही 2 ही अभी तक हम लोग को मिला है। तो सोचो कितना साइज छोटा होता है लोग का, ठीक है। लेकिन हाँ, बड़ा कितना हो सकता है? ये 1000 मीटर तक बड़ा हो सकता है, मेरा अनुमान है। क्या? हाँ, किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। कोई दिक्कत? कहाँ ये अवस्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्या ये सूर्य का परिक्रमा कर रहा है? हाँ, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। तो जब तक ये अपने कक्षा में रहकर यानी ऑर्बिट में रहकर सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, तब तक इसको कहेंगे एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमेशा कहाँ अवस्थित रहेगा ये? मंगल और बृहस्पति के बीच में। जैसे ही अपने ऑर्बिट से अलग होगा, ऑर्बिट को छोड़ेगा, अपना रास्ता, तुम जा रहा था स्कूल, बगल में दिख गई कोई, मुड़ गया, ठीक है, तो जैसे ही तुम मुड़ोगे तुम्हारा नाम चेंज हो जाएगा। ये देखो यही है चढ़ू, ठीक है, यही चढ़ता है आगे। वैसे ही जब तक ऑर्बिट में घूम रहा था तब तक ये क्या कहलाया? एस्ट्रॉइड। क्या कहलाया? जैसे ही ये एस्ट्रॉइड उस रास्ते को छोड़ेगा, 2 कंडीशन में छोड़ सकता है। या तो सामान्यतः पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड ही निकल जाएगा, या नहीं तो कई बार एस्ट्रॉइड आपस में टकराते रहते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, तो छोटा टुकड़ा सब जो होगा वो सब बिखर जाएगा, ठीक है। जैसे ही उस ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, इसका नाम परिवर्तित हो जाएगा और तभी उसको हम कहने लगेंगे उल्का। क्या करने लगेंगे? उल्का। अब उल्का जो है, हिंदी में तो उल्का, उल्का पिंड यही इस्तेमाल करते हैं, पर इसका एक्चुअल 3 नाम है। क्या नाम है? 3 नाम, या अलग अलग कंडीशन। नोट्स में पूरा पिक्चर बना हुआ है, उसको अच्छा से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। उल्का का 3 स्टेज है। कितने स्टेज है? वो आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखोगे ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के, ठीक है, बृहस्पति के बीच, ठीक है। और जहां पाए जाते हैं उसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। अभी एस्ट्रॉइड जब जैसे ही बाहर निकल जाएगा उसको क्या करने लगेंगे? उल्का, ठीक है। अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। सूर्य का आकार इसका कितना हो सकता है? 10 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसमें एक खास चीज हम लोग इस बार पढ़ेंगे, वो है इसका प्रकार। एक ही सवाल अभी तक इससे आया है कि अधिकांश एस्ट्रॉइड किस प्रकार के पाए जाते हैं। अब इससे हम लोग को एक थोड़ा सा क्या बोल सकते हो, उस तरफ धकेला गया है कि तुम लोग को प्रकार भी पढ़ना है। बहुत हल्का है, बहुत भारी नहीं है, एकदम बेसिक पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो इसके प्रकार है प्रमुख रूप से 3। कितने प्रकार हैं?
और जैसा वो नाम बताएंगे वैसा ही वो दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। सी टाइप, एस टाइप, एम टाइप, क्या नाम है इसका? सी टाइप, एस टाइप, एम टाइप। कभी कोई पूछे कि एस्ट्रॉइड कितने प्रकार के हैं, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अभी तक ये पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, एक ही सवाल अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे, नहीं तो हम भी नहीं पढ़ाते। ठीक है, लेकिन अब हल्के सवाल बनेंगे और बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा, क्योंकि कभी कोई देखा ही नहीं तो कर नहीं पाएगा। अगर आ गया कभी तो याद रखोगे, सामान्यतः और भी टाइप है, लेकिन सामान्यतः कितने प्रकार के टाइप है? 3 प्रकार। सी टाइप, एस टाइप, एम टाइप। याद रखना कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं। क्या है ये भी याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। सी से कार्बन, सी से कार्बन, एस से सिलिकॉन, एस से सिलिकॉन, और एम से मेटल, एम से मेटल। कोई दिक्कत यहां तक? क्या याद हो गया कि सी टाइप में क्या ज्यादा होगा? एस टाइप में क्या ज्यादा होगा? सिलिकॉन। और एम टाइप में क्या ज्यादा होगा? तो मेटल। अब सारे मेटल तो नहीं पाए जाते हैं, कुछ खास मेटल होंगे जो ज्यादा पाए जाएंगे। वो वही मेटल है जो पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाया जाता है। वो कौन सा मेटल है? वो है नीफे, निकल और फेरस। ठीक है, निकल और सॉरी निकल और फेरस, हाँ ठीक तो है, निकल और फेरस। फेरस आयरन हुआ। ठीक है, ठीक है, फेरस क्या हुआ? आयरन। तो निकल और फेरस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सर्वाधिक मेटल क्या पाए जाएंगे? निकल और फेरस। मतलब लोहा और निकल ही ऐसे एम टाइप में सर्वाधिक पाए जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अगर कभी कोई पूछे कि एस्ट्रॉइड कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा प्रकार? सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। सी टाइप क्या हो गया? कार्बन युक्त, यानी और भी चीजें होंगी इसमें, लेकिन सबसे अधिक क्या होगा? कार्बन। अगर एग्जाम में तुमको कभी पूछ ले कि बताओ कौन सा ऐसा है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, किसमें हो जाएगा? सी टाइप। ऑर्गेनिक पदार्थ हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं? सी टाइप में। कार्बन अधिक उसी में है तो इसी में सब चीज हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन युक्त होता है। और हमारे जितने भी एस्ट्रॉइड है उसका लगभग 75% हिस्सा किसका है? सी टाइप है। और यही सवाल एग्जाम में पूछा गया कि किस प्रकार का एस्ट्रॉइड सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में अगर 100 हम एस्ट्रॉइड को गिनेंगे तो उसमें से 75 हमको क्या मिलेगा? सी टाइप ही मिलेगा। इसका रंग जो है, और इसीलिए हम लोग जो कई फोटो वगैरह भी देखते हैं सब काला काला नजर आता है। कैसा नजर आता है? काला काला। ये सारे कैसे हैं? सी टाइप। ठीक है, तो अधिकांश एस्ट्रॉइड जो हैं वो सी टाइप हैं। ठीक है, दूसरा टाइप जो है वो एस टाइप, ये इससे कम है, और तीसरा एम टाइप, ये सबसे कम है। कभी ऑर्डर पूछ ले तो सबसे अधिक कौन? सी टाइप, दूसरा पोजीशन एस टाइप, और तीसरा सी एम टाइप। यानी अगर 70-75% देखोगे तो सी टाइप है, 20% के आसपास या 25% के आसपास एस टाइप, और 5% के आसपास कौन है? एम टाइप। क्लियर है? तो अगर कभी कोई पूछे ये कितना प्रतिशत है? लगभग 75%। ये कितना लगभग? अगर इसको एग्जैक्ट तो नहीं ना बोल सकते हैं, 70 से 75। ये कितना हो जाएगा? 20 से 25%। ठीक है, और ये कितना होगा? 5% के आसपास, इसके इर्द गिर्द होगा। यानी सबसे कम अगर पूछा जाए अगली बार, इस बार पूछा गया सबसे अधिक कौन है, सबसे कम पूछा जाए तो एम टाइप। ठीक है, चलो, तो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट, अच्छा कहाँ पाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। हम क्या बताएं कि अगर ये है मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति ग्रह, तो सारे एस्ट्रॉइड यही पाए जाते हैं ना। इसमें पोजीशन याद रखोगे, अगर हम लोग सी टाइप का चर्चा करेंगे तो ये काला काला नजर आएगा। कैसा कैसा नजर आएगा? काला काला। और इसका साइज होता है कंपेरेटिवली बड़ा होता है। क्या होता है? साइज बड़ा होता है। ठीक है, और ये हमको एस्ट्रॉइड बेल्ट में बाहर की तरफ नजर आएगा। एस्ट्रॉइड बेल्ट को हम लोग 3 स्तर में बांटेंगे। कितने स्तर में बांटेंगे? 3 स्तर में। तो बाहरी एस्ट्रॉइड बेल्ट में हमको क्या मिलेगा? सी टाइप। आंतरिक में क्या मिलेगा? एस टाइप। ठीक है, आंतरिक में क्या मिलेगा? एस टाइप। और बीच में क्या मिलेगा? मेटेलिक। समझ में आ गया? ठीक है, कितने टाइप के प्रमुख रूप से एस्ट्रॉइड है? 3 प्रकार। सबसे बड़े साइज अभी तक जो मिले हैं वो किस में है? सी में मिले हैं। ठीक है, सबसे अधिक जो है वो भी क्या है? सी में। इसमें ज्यादातर क्या होता है? कार्बन, और कार्बन का रंग होता है काला, इसलिए ये किस रूप में दिखेगा? काला। इसका चमक भी क्या होगा? कम। चमक भी क्या होगा? कम। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाएगा एस्ट्रॉइड बेल्ट में? बाहर की ओर। ठीक है, यानी जुपिटर की तरफ बाहर की ओर ये पाया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। रंग काला होगा और चमकीला कम होगा। ठीक है, अब अगला है एस टाइप। बस और ज्यादा कुछ है ही नहीं। एस टाइप का क्या हो गया? सिलिकेट युक्त। अब जानते हो चट्टान का जो प्रमुख या बालू का जो प्रमुख कण है वो सिलिकेट या सिलिका है। ठीक है, वही युक्त होता है। इसलिए कई बार हमसे पूछा जाता है कि चट्टानी टाइप कौन सा है, कौन सा हो जाएगा? एस टाइप।
ये भी चट्टान ही है, लेकिन इस चट्टान का मटेरियल क्या है, कार्बन ज्यादा है इसमें। और इसमें क्या है, इसमें बालू का कण ज्यादा है, बालू वाला, यानी एक्चुअल चट्टान। हम लोग देखो मिट्टी को भी तो चट्टान ही बोलते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमस यहाँ जमा हो जाएगा तो बोलोगे ये मिट्टी है, क्या एक्चुअल मिट्टी है? वो एक्चुअल मिट्टी नहीं है, उसमें क्या है, ह्यूमस है, उसमें मरे सड़े गले पदार्थों का जीवाश्म है, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला जो इसमें कार्बन अधिक है और इसमें एक्चुअल चट्टान अधिक है, इसीलिए चट्टानी प्रकार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एस टाइप, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिकेट अधिक होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, आंतरिक एस्टेरॉइड बेल्ट में। क्लियर है? एस टाइप भी बहुत ज्यादा डिटेल अभी हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है एम टाइप। एम का मतलब क्या हो गया, मेटेलिक, यानी धातु युक्त। कौन सा धातु इसमें होता है, दो धातु याद रखोगे, निकल, ठीक है, हाँ, निकल और आयरन, ठीक है, निकल और आयरन, यानी लोहा और निकल। कौन कौन सा धातु होता है, लोहा और निकल। तो अगर पूछा जाए कि एम टाइप में सर्वाधिक धातु क्या मिलता है, तो लोहा और निकल, ठीक है। ये सबसे कम संख्या में मौजूद है, अभी तुरंत बताए थे, सबसे अधिक सी टाइप, उसके बाद एस टाइप और सबसे कम एम टाइप। और ये कहाँ पाया जाता है, मध्य एस्टेरॉइड बेल्ट में। क्या ये समझना डिफिकल्ट था? 5 मिनट का चीज था। अगर इसको नहीं पढ़ाते, अगर एग्जाम में कोई सवाल इससे आ जाता तो सोचो कितना हल्का पोर्शन छूट जाता। हम क्या बोलते हैं कि नई चीजों को अगर सीखना और वो हल्का हो तो जल्दी जल्दी सीख लो। भारी चीजें तब भले हम लोग टाल सकते हैं, अच्छा ठीक है देखेंगे आगे, लेकिन ये इससे हल्का कोई हो ही नहीं सकता इस फील्ड में, ठीक है। क्या तीनों टाइप समझ में आ गया? सबसे अधिक मात्रा सी टाइप, सबसे कम मात्रा एम टाइप। बाहर में एस्टेरॉइड बेल्ट में बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, सी टाइप, अंदर की तरफ एस टाइप। ये याद रखना, यहाँ गड़बड़ करोगे, अंदर की तरफ एस टाइप और बीच में एम टाइप यानी मेटलिक। किस मेटल की अधिकता होती है इसमें, निकल और आयरन। बढ़ जाए आगे। अब है कुछ का नाम याद रखना है, जो एस्टेरॉइड्स हैं उसमें से कुछ एस्टेरॉइड नाम तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। एक का नाम है सेरस। क्या नाम है, सेरस। अब ये सेरस जो है ये बड़ा खतरनाक है। अलग अलग चीजों का नाम एक ही है, ठीक है, साइरस, सेरस सब एक ही है और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अंग्रेजी वाला स्पेलिंग देखोगे तो साइरस एक्चुअल स्पेलिंग मिलेगा जो तारा है, ठीक है, और ये मिलेगा सेरस, लेकिन हिंदी में दोनों एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। साइरस अगर कभी कोई बोले तो या सीरियस बोले तो क्या होगा, वो तारा, क्या होगा, तारा, डॉग स्टार, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सीरियस, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, साइरस, ठीक है। लेकिन ये है सेरेस। क्या है ये, सेरेस, ठीक है, CERES। अंग्रेजी वाला क्लियर है, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग इसका छोटा हो जाता है, लेकिन वहां हिंदी में दिक्कत हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पहला खोजा गया एवं सबसे बड़ा जो उल्का पिंड, सॉरी क्या ये क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम है सेरेस। क्या नाम है, सेरेस, ठीक है, सेरेस। क्या नाम है इसका, सेरेस। ये सबसे पहले खोजा गया था और सबसे बड़ा है। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 940 किलोमीटर है। कितना है, 940 किलोमीटर इसका डाया है, ठीक है, डाया, डायमीटर समझते हो ना। जैसे ये सर्कुलर है तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा ये है 940 किलोमीटर। इसमें तुम लोग मार खाओगे और एग्जाम में गलती करोगे। सेट में जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था लाइट इस्तेमाल क्या बोलते हो, हमारा ब्रह्मांड जो है यही ना था, ब्रह्मांड की त्रिज्या कितनी है, और कितना आदमी 93 मार के आया था, मारा था ना। ये क्यों गलती हुआ पता है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एग्जाम में क्या पूछा था, त्रिज्या, हम पढ़ाई क्या थे, व्यास, डायमीटर, मार के आ गया। यही गलती करोगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं जैसे यहाँ डायमीटर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डायमीटर। अगर कभी त्रिज्या पूछ लेगा तो इसका आधा कर दोगे, दोनों रटेंगे नहीं, ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। जो पृथ्वी के साथ भी होता है, पृथ्वी का डायमीटर हम लोग पढ़ते हैं और पूछ क्या लेता है, त्रिज्या, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो पहला खोजा गया जो सब और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सेरेस। कितना इसका डायमीटर है, 940 किलोमीटर। इसीलिए हम लोग कहे कि अधिकतम जो मिल सकता है वो कितना मिल सकता है, 1000 किलोमीटर। अगर इससे बड़ा कोई होता तो हम लोग देख चुके होते, है नहीं तभी तो नहीं देख पाए, इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं कि यही सबसे बड़ा है अभी तक। और ये इतना बड़ा है कि हम लोग इसको बौना ग्रह का दर्जा दे दिए हैं। किसका, बौना ग्रह। क्या बौना ग्रह में पढ़ा है सेरेस, बौना ग्रह कितना पढ़ा है, 5 पढ़ा है ना। मार के तुम लोग का हड्डी तोड़ देंगे। हाँ हाँ, सेरोन चंद्रमा का उपग्रह है, सेरोन किसका, चंद्रमा का उपग्रह है, ऐसा प्लूटो का उपग्रह है ना जी, हाँ, ठीक है, सेरेस, ठीक है, सेरेस, ठीक है, सेरेस। क्या बताए, सेरेस उपग्रह, सॉरी क्या नाम था,
बौनाग्रह सारा भूल गया जी? कितना बौनाग्रह है? 5। कौन कौन सा? हाँ कार्बेरोस, मारवे करेंगे सब। शनि नहीं, प्लूटो का उपग्रह बता रही है। देखो कंफ्यूजन होना लाजमी है। 2 नया चीज पढ़ाए थे, प्लूटो का उपग्रह और 5 बौनाग्रह, दोनों का संख्या 5-5 ही है। पहले प्लूटो का एक बार उपग्रह बता दो। प्लूटो का उपग्रह बताओ। सेरस प्लूटो का उपग्रह है। सेरोन, केरबेरोस, स्टिक्स, निक्स और हाइड्रा। वेरी गुड। ठीक है, क्या नाम है? 5 उपग्रह जो प्लूटो के हैं। शेरोन, जिसको कि बोले चेरोन भी कई जगह लिखा जाता है। ठीक है, निक्स, हाइड्रा, स्टिक्स और केरबेरोस, ये 5 उपग्रह हैं प्लूटो के। अब जो क्लास नहीं किए हो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से याद रखना, ये प्लूटो के 5 उपग्रह है। नोट्स में ऐड भी कर लेना जिसको पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद पढ़ाए थे कि 5 अभी तक बौनाग्रह है। 5 बौनाग्रह कौन कौन है? सबसे बड़ा पहले बताओ। एरिस, भारी, सबसे भारी एरिस। उसके बाद प्लूटो, उसके बाद सेरेस, उसके बाद हुमाया, उसके बाद मैकमे। याद आया सब? ठीक है, ये 5 बौनाग्रह है। इसी में से सेरेस बताए थे, तो सेरेस वही सेरेस है। इसीलिए कभी अगर तुमसे पूछा जाए कि एस्टेरॉयड बेल्ट का बौनाग्रह किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सेरेस को। तो याद रखोगे सबसे बड़ा है कौन? सेरेस। इसीलिए इसको कई बार क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड, क्योंकि बौनाग्रह इसको घोषित किया गया। तो एस्टेरॉयड, ठीक है, बेल्ट का बौनाग्रह क्या कहते हैं इसको? एस्टेरॉयड बेल्ट का बौनाग्रह। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछ लेता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट का बौनाग्रह कौन सा है? सेरेस। कौन सा है? सेरेस। क्या यहां तक समझ में आया? इसकी खोज किसने की थी? ग्यूसेप प्याजी ने। किसने किया था? ग्यूसेप प्याजी। किसने किया था? ग्यूसेप प्याजी। एस्टेरॉयड में सबसे बड़ा और सबसे पहले खोजा गया सेरेस। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं कि इसको सबसे पहले देखा किसने था? किसने देखा था? ग्यूसेप प्याजी ने। ठीक है, ईयर 1801 ईस्वी। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तब रखने की आवश्यकता नहीं है। ये याद करेंगे किसने देखा था? ग्यूसेप प्याजी। ठीक है, चलो इसके बाद ये तो देखा तो जरूर गया, लेकिन ये सी टाइप है। क्या है ये? सी टाइप, इसलिए काफी दूर है, चमक इसकी काफी कम है। इसीलिए अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ पहला क्षुद्र ग्रह जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है और देखा गया, इसका नाम है विस्टा। क्या नाम है? विस्टा, 4 विस्टा। ठीक है, क्या नाम है इसका? विस्टा, 4 विस्टा। इसी को कहते हैं 4 विस्टा। ठीक है, क्या नाम है इसका? 4 विस्टा। ठीक है, तो याद रखोगे ये 2 सवाल सबसे अधिक इससे पूछे गए हैं। नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली 4 विस्टा, नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली 4 विस्टा, और सबसे बड़ा सेरेस, सबसे बड़ा सेरेस। कितनी इसकी डायमीटर है सेरेस की? 9। ये बच कर रहा है? अच्छा ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपने आप बोलने लगता है। एक दिन जय श्री राम करने लगा था, यही नहीं कर रहा था जी। आज तक हमको समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या था उस दिन। ठीक है, हरे राम श्री राम, हरे राम कर रहा, रघुपति राम सिया राम। हाँ, आज तक हमको समझ में नहीं आया कि आखिर कौन हैक किया था मेरे इसको। बहुत कोशिश किए दोबारा फिर से कुछ करने का, कुछ नहीं हुआ। इसमें कोई सेटिंग नहीं है और ये राम सिया राम अपने आप करने लगे। चलो क्या कहाँ थे? हाँ, तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है? सेरेस। नंगी आंखों से किसको देखा गया? 4 विस्टा। किसको देखा गया? 4 विस्टा। ठीक है, सेरेस का डायमीटर 940 किलोमीटर है और 4 विस्टा का डायमीटर 530 किलोमीटर है। कितना है? 530 किलोमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, और हमारे सारे क्षुद्र ग्रहों में से यानी एस्टेरॉयड में से ये दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा कौन हो गया? सेरेस, और दूसरा बड़ा कौन हो गया? विस्टा। ठीक है, विस्टा। अब सोचो कि दूसरा सबसे बड़ा 530 है, तो सोचो अन्य का हालत क्या होगा। ठीक है, चलो क्या ये दोनों पॉइंट याद हो गया? अब कुछ और नाम है जिसको हमको याद रखना है। एक नाम है प्रल्लास। ठीक है, इससे एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछ लेगा प्रल्लास क्या है। क्या है ये? क्षुद्र ग्रह, और ये तीसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। कितना? तीसरा। ठीक है, तीसरा क्रम किसका है? प्रल्लास। चौथा किसका है? हाइजिया।
ये 4 याद रखना, ठीक है। चौथा क्या है? हाइजिया। ये 4 ही तुमको याद रखना है। अगर बड़ा में कभी पूछा जाएगा तो यही 4 से ज्यादा सब सवाल आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा और नंगी आंखों से देखी जाने वाली, ये तो अनगिनत बार पूछा गया है। मतलब ये जिसको याद है, एस्ट्रॉइड का उसका 80% तैयारी हो चुका है। बाकी ये सब हम लोग 20% के लिए करते हैं। 80% यही है। ये पढ़ के छोड़ भी दोगे तो संतुष्ट रहोगे, हाँ एस्ट्रॉइड के बारे में कुछ जानकारी है मुझको। सबसे बड़ा सेरेस, नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली विस्टा। दूसरा सबसे बड़ा विस्टा। तीसरा पल्लास। चौथा हाइजिया। उसके बाद जूनो बेनू। ये सब छोटा है लेकिन इस पर काम हुआ है, ठीक है। कभी ना कभी हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च किए हैं, इसीलिए ये रिसेंट के एग्जामों में ये देखा गया है कि जो जूनो है या बेन्नू है, ये सब पे हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए ये सब चर्चे में। अगर एक इसमें पूछा जाए कि सबसे पहले हमारा यान, यानी हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट में एस्ट्रॉइड्स जो है उस पर हम लोग ध्यान शुरू से गड़ाए हुए हैं। अब बोलोगे कि हमारा ध्यान उस पर अधिक क्यों है, तो बता सकते हो क्यों है? क्योंकि उसके जो अवयव हैं, चट्टान है, वो तो ज्यादा रूपांतरित हुआ नहीं। तो हमारा ये मानना है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही होगी तब का चीज उसमें मौजूद है, इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं, उस पर रिसर्च करें। और ये कई बार तो ये भी माना गया है कि हमारे यहाँ जो जीवन की उत्पत्ति हुई है एक्चुअली वो पृथ्वी पे नहीं हुई है, वो किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से ही हुई है। यानी किसी एस्ट्रॉइड पे पहले जीवन था, वो पृथ्वी से टकराया, तब पृथ्वी पे क्या उत्पन्न हुआ, जीवन। तो अलग अलग थियरीज हैं, तो हम लोग एस्ट्रॉइड में काफी इंटरेस्टेड हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्या किसी एस्ट्रॉइड पर हम लोगों का यान लैंड किया है, कोई आदमी अभी तक तो गया नहीं है, लेकिन क्या कोई यान लैंड किया है, तो आंसर है हाँ। किस एस्ट्रॉइड पर? तो 433 इरोज, 433 इरोज, ठीक है। तो याद रखोगे एक एस्ट्रॉइड है 433 इरोज, इसी पर सबसे पहले हमारा यान लैंड किया था, इसलिए इतना सा नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। फिर से रिपीट करते हैं। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सेरेस, सबसे बड़ा सेरेस किसने खोजा? ग्यूसेप प्यादी ने। दूसरा सबसे बड़ा विस्टा, नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली एकमात्र विस्टा। अन्य क्या क्या है? पल्लास, हाइजिया, जूनो, बेन्नू, ठीक है। इसमें से तीसरा सबसे बड़ा, चौथा हाइजिया, और एक है 433 इरोज। ये वह बौनाग्रह है, सॉरी क्षुद्र ग्रह है जिस पर सबसे पहले हमारा यान लैंड किया था। अब अभी तुरंत बताए कि कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं जो अपना ऑर्बिट चेंज कर लेता है, और ऑर्बिट चेंज करके किधर बढ़ जाता है? जुपिटर की तरफ गया तो हमको कोई टेंशन नहीं है, वो तो रक्षक है, वो खींच लेता है, चला गया, विनाश कर देगा उसका। लेकिन अगर ये पृथ्वी पे पहुंच गया तो विनाश उसका होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। जब हम लोग नहीं थे तब कोई टेंशन नहीं था, अब हैं तो पहले अपना घर बचाएंगे। तो कुछ ऐसे भी एस्ट्रॉइड हो सकते हैं जो पृथ्वी पर पहुंच सकता है, और जब ये पृथ्वी पर पहुंचने लगता है किस रूप में पहुंचता है? उल्का पिंड के रूप में, ठीक है। और इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर आ भी चुका कई बार, जहां गड्ढा करता है उसको क्या कर देते हैं? क्रेटर। क्या कर देते हैं? क्रेटर। क्या भारत में मौजूद है? तो बड़े क्रेटर्स में से 3 क्रेटर भी भारत में मौजूद है, जिसमें से एक परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी है, वो है लोनार झील। महाराष्ट्र का लोनार झील जो है वो एस्ट्रॉइड ही आके गिरा था, जिसके कारण से गड्ढा हुआ और आज उसमें पानी भर गया, तो उसको हम लोग झील कहते हैं, ठीक है। लोनार झील ये क्रेटर से सॉरी एस्ट्रॉइड से बना हुआ है, ठीक है। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दुनिया में लगभग 130 के आसपास क्रेटर, बड़े क्रेटर्स हैं, उसमें से कुछ भारत में भी है। 3 तो बड़े में से आते हैं कि 3 भारत में भी अवस्थित है। सबसे सवाल नहीं पूछा जाता है। राज्य अगर कभी पूछा जाए तो याद रखोगे एमपी में है, राजस्थान में है और महाराष्ट्र में है। कहाँ कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है। इसमें सबसे पॉपुलर कौन सा है? महाराष्ट्र वाला लोनार झील, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाता है, पढ़े आप। तो कभी कभी ये पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अब हम लोग पृथ्वी का विकसित सभ्यता है, अभी तो विकसित हुए नहीं है, अर्धविकसित भी नहीं हुए हैं, विकासशील से भी नीचे है अभी, ठीक है। अलग अलग स्टेज है, कभी बताएंगे कि जो सभ्यताएं विकसित होती है इसका स्टेज अलग अलग है। अभी हम लोग प्रारंभ भी नहीं किया, अभी एकदम बेसिक स्तर पे है। अभी हम लोग को विकसित होना तो बहुत दूर है, अभी हम लोग प्रारंभ के स्टेज में है। फिर भी हमारा इच्छा है कि कोई हमको ठोके नहीं, ठीक है। अगर ठोक दिया कहीं पे तो कुछ किलोमीटर तक तो खत्म हो ही जाएगा। इसीलिए नासा इस पर कभी काफी काम किया और काम करके एक मिशन बनाया जिसका नाम था डार्ट मिशन। क्या नाम था? डार्ट मिशन, ठीक है, डार्ट मिशन। इसी डार्ट मिशन के सहयोग से हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर कभी ये एस्ट्रॉइड घूम रहा था, ये पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा, तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हम 24 घंटा यही देखते रहते हैं,
ठीक है। तो जैसे पता चलेगा हम यहाँ से इस यान को छोड़ेंगे और ये उससे टकराएगा और टकरा कर उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से उसका ऑर्बिट क्या होगा, चेंज हो जाएगा और हम बच जाएंगे। क्या ये मिशन सक्सेसफुल हुआ? तो आंसर है मिशन सक्सेसफुल हुआ। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि नासा का पहला मिशन जो निकट आ रहे एस्टेरॉइड का रास्ता बदलने के लिए था, क्या नाम था इसका? डार्ट मिशन। ठीक है, क्या समझ में आ गया? अब आते हैं जब हमारे तरफ बढ़ने लगे तब, इसी को क्या कहेंगे, मेटेओर्स या उल्का। क्या कहेंगे, मेटेओर्स या उल्का। लेकिन बताएं अभी उल्का का अलग अलग स्टेज है। अपने नोट्स को ध्यान से देखो, उसमें 3 स्टेज तुमको समझ में आएगा। 3 स्टेज पहले देखो। पहला वाला जो दिख रहा होगा स्पेस में दिख रहा है सबको, स्पेस में, इसको क्या कहते हैं, मेटेरोइड। पहले नाम सीख लो, क्या कहेंगे इसको, मेटेरोइड। उसके बाद दिख रहा होगा एटमॉस्फेयर, लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब घुस जाएगा इसी को क्या कहेंगे, मेटेओर्स, यानी उल्का। अब जाके कहेंगे, और अगर पृथ्वी पे पहुंच गया इसको कहेंगे मेटोराइट। क्या कहेंगे, मेटोराइट। क्या कहेंगे, मेटोराइट। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, जो पहला वाला है मेटेरोइड, इसको भी उल्का पिंड कहते हैं, और मेटोराइट इसको भी क्या कहते हैं, उल्का पिंड। इसलिए एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा उसमें हिंदी में नहीं देगा, मेटोराइट्स, मेटोराइट, मेटेओर्स, ये हिंदी में ही लिख देगा। समझ में आया? इसलिए फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में 2 चीज को उल्का पिंड ही कहते हैं। क्या, कब? जब बाहर था तभी उल्का पिंड, और जब पृथ्वी पर पहुंच गया तभी भी उल्का पिंड। बीच वाले को उल्का, इसलिए नाम में काफी कंफ्यूजन है। इसलिए हम लोग अंग्रेजी में याद रखेंगे कि अगर उल्का पिंड ये है स्पेस, ये है अंतरिक्ष, ये है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, है ना, ये एटमॉस्फेयर, और ये है पृथ्वी का सतह। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ये एस्टेरॉइड का कोई टुकड़ा या कुछ भी ऐसा हो गया तो यहाँ पे अपना ऑर्बिट छोड़ के यहाँ पहुंच गया, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेटेरोइड। अंग्रेजी में बोलोगे, हिंदी में नहीं। क्या कहेंगे इसको, मेटेरोइड। अंतरिक्ष में जब तक है ये, जिसको क्या कहेंगे, मेटेरोइड। अगर ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, यही था एस्टेरॉइड। क्या था, एस्टेरॉइड। ऑर्बिट छोड़ चुका है लेकिन अभी भी ये स्पेस में ही है, अंतरिक्ष में ही है, इसको क्या कहेंगे, मेटेरोइड। डी, डी, क्या कहेंगे इसको, डी, ध्यान देना, इसको कहेंगे डी, मेटेरोइड। ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये पृथ्वी के क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा, इसमें आग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये प्रवेश करेगा इसमें ये जलने लगेगा, ये जो है ये जलने लगेगा, और यही हमको जलने के समय में लंबा ऐसा दिखता है, जिसको क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। क्यों दिखता है लंबा लंबा, क्योंकि आग लग रही है और वो चल भी रहा है, जिसके कारण से आग की लपटें दूर तक हमको दिखती है, तो हमको ऐसा लगता है कि तारा टूट के गिर रहा है। इसी को कहते हैं शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं इसको, शूटिंग स्टार। ठीक है, जो कि टूटते हुए तारा के रूप में हमको दिखता है। इस स्टेज को कहते हैं मेटियोर्स। क्या कहते हैं इसको, मेटियोर्स। ठीक है। और जब ये पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ गड्ढा कर दिया, अब इसको क्या कहेंगे, मेटेरोइड। क्या कहेंगे इसको, मेटेरोइड। यानी डी वाला स्पेस में था, छोटा वाला जब एटमॉस्फेयर में था, हमारे एटमॉस्फेयर में, और जब पृथ्वी पे पहुंच गया तो मेटेरोइड। क्या कहेंगे इसको, मेटेरोइड। क्या तीनों नाम याद हो गया? अब एक ही जैसा वर्ड है इसलिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। अगर कोई क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा, अच्छा इसमें क्या खाली टुकड़े हो सकते हैं, तो नहीं, जब हमारे आस पड़ोस से कॉमेट गुजरता है, अब आगे चल के अभी कॉमेट यानी धूमकेतु पढ़ाएंगे, उससे भी कुछ धूल कर निकलता है, वो सब एकत्रित हो जाता है, उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा पुर्जा भी एकत्रित हो गया और किधर बढ़ने लगता है, हमारे पृथ्वी की तरफ। तो जब तक ये एटमॉस्फेयर में नहीं घुसा है, ये आ तो रहा है, तुमको दिख रहा है कि भैया मैं बाउंड्री में घुसा नहीं है, बाउंड्री के बाहर है, पर आ मेरे तरफ रहा है, दिखता है ना। जैसे मान लो भारत ब्रह्मोस छोड़ा, ठीक है, अब ये है भारत का बॉर्डर, यहां से ब्रह्मोस छोड़ा गया, ठीक है, पाकिस्तान का आर्मी यहाँ खड़ा है, अब ये बॉर्डर जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये कहाँ है, भारत में, पर पता तो है उसको कि कहाँ आ रहा है, वो मेरे तरफ आ रहा है। तो इस समय इसको कहेंगे मेट्रोइड। क्या कहेंगे इसको, मेट्रोइड। जब यहां तक पहुंचा जहां पे वो अपना अटैक कर सकता है, यानी पाकिस्तान अटैक कर सकता है, इसको जला के राख कर सकता है, इसको कहेंगे मेटियोर्स। क्या कहेंगे इसको, मेटियोर्स। लेकिन जब वहां पे जाके हमला कर देगा, नस्ते नाबूद कर देगा, तब उसको कहेंगे मेटेराइट। समझ में आया? लेकिन दिख हमको दिखने लगेगा यहीं से, यानी ब्रह्मोस जब खड़ा था तब भी दिख रहा था, लेकिन उसको कहते थे एस्टेरॉइड। क्या कहते थे, एस्टेरॉइड। उससे हमको खतरा नहीं था।
अब छूट चुका है, लेकिन आया नहीं है मेरे पास, छूट चुका है खाली, इसको क्या कहेंगे? मेटेरोइड। क्या कहेंगे? मेटेरोइड। अब मेरे बॉर्डर में क्रॉस कर चुका है, हम उसको मार रहे हैं लाठी डंडा से, जो भी करना है, अपना प्रक्रिया बम से मार रहे हैं, ब्रह्मोस का क्या ही कर लेगा प्रक्रिया बम उसका, लेकिन आग वाग लगा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? मेट्योर्स। अगर ये छोटा ब्रह्मोस का छोटा सा रूप हुआ तब तो यही जल के राख हो जाएगा, तब बोलेंगे मेट्योर्स खत्म हो गया। लेकिन अगर ब्रह्मोस सचमुच ब्रह्मोस है, ठीक है, तब ये उससे खत्म होगा क्या? नहीं, जाके ये ठुस ठास कर देगा यहाँ पे, तब इसको क्या कहेंगे? मेटोराइड। क्या तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया? यही है उन लोग का, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलो एक तरफ से सबको देख लेते हैं। ये क्षुद्र ग्रह के टूटे भाग तथा धूमकेतु द्वारा त्यागे धूलकण से निर्मित होते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये अपना ऑर्बिट छोड़ मंगल और पृथ्वी की तरफ बढ़ जाते हैं। जब तक ऑर्बिट में था तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तब तक एस्ट्रॉइड कहते थे, लेकिन ऑर्बिट छोड़ चुका है और किधर घुस चुका है? मंगल और बृहस्पति की तरफ। क्या बोलते हो? पृथ्वी की तरफ। अगर बृहस्पति की तरफ जाएगा तो हमको टेंशन नहीं है, लेकिन मंगल की तरफ आएगा और मिस कर गया मंगल को, कहां पहुंचेगा? पृथ्वी पर। मंगल में भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मिस कर गया तो अभी तक पहुंचेगा, ठीक है। तब इसको हम क्या कहते हैं? उल्का। लेकिन क्या कहा लाएगा उस समय में? मेटेरोइड। क्या कहलाएगा? मेटेरोइड, ठीक है। कि जब तक ये अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर रहता है तो क्या कहलाता है? मेटेरोइड। अभी तो यही बता रहे थे, ठीक है। मेटेरोइड क्या कहलाता है? ये मेटेरोइड। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलने लगता है, बताया अभी, आग लग जाता है उसमें फ्रिक्शन के कारण, और अब इसे क्या कहा जाता है? मेट्योर्स। क्या कहा जाता है? मेट्योर्स, ठीक है। और यही है उल्का, इसी में इसलिए उल्का कहते हैं। ये टूटते तारे जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार। क्या कहा जाता है? शूटिंग स्टार। इसलिए कई बार ये पूछा जाता है कि शूटिंग स्टार क्या है? एस्ट्रॉइड है, मेट्योर्स है, मेटेरोइड है, या मेटोराइट है? क्या है ये? मेट्योर्स है। ये शूटिंग स्टार, मेट्योर्स, और यही सबसे अधिक पॉपुलर होता है, इसलिए पूरा टर्मिनोलॉजी को एक साथ हम लपेट के क्या कर देते हैं? मेट्योर्स। पर है ये अलग अलग स्टेज, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, क्योंकि अधिकांश, अगर मान लो 100 टूट के आया है, उसमें से लगभग 90 से 95 क्या होगा? मेट्योर्स के रूप में ही अंत हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा बचता है। देखो जल रहा है तो जलने के साथ खत्म भी तो हो रहा है, खत्म होते होते एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाता है, नीचे से धूल कण आता है। चलो, जब कोई बड़ा पिंड पूरा जल नहीं पाता है तब पृथ्वी पर पहुंच जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? मेटेराइट, ठीक है। बस स्पेलिंग में अंतर है और ज्यादा कुछ है नहीं। तो मेटेरोइड्स, मेट्योर्स और मेटोराइट, ये 3 स्पेलिंग है, इसको अच्छे से याद रखना। क्या तीनों का कंडीशन समझ में आ गया? जब हमारे वायुमंडल से बाहर लेकिन हमारे तरफ आने वाले ऐसे ऑब्जेक्ट हैं तो उसको कहेंगे मेटेरोइड। जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर गया, जलने लगा तो कहेंगे मेट्योर्स, और जलने के कारण ये टूटते तारा की तरह नजर आते हैं, इसलिए कहते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। और जब पृथ्वी पर ये पहुंच जाएगा, पूरा जल के वातावरण में खत्म नहीं हो पाया, पृथ्वी पहुंच जाएगा तो उसको कहेंगे मेटेरोइड। अब सवाल ये उठता है, पृथ्वी पर पहुंचा तो बहुत बार है, ठीक है, तो इसमें कुछ खास है क्या? किसी को याद रखना है क्या 2-4 का नाम? तो आंसर है हाँ, ठीक है। तो याद रखोगे, इसके गिरने से बने गड्ढे को, यानी पृथ्वी में जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं उसको? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर, ठीक है। कहीं पर भी अगर ये चंद्रमा पे गिरा तो वहां क्रेटर बनेगा, मंगल पे गिरा तो वहां क्रेटर बनेगा, पृथ्वी पर गिरा तो वहां क्रेटर बनेगा, बुध पर गिरा तो वहां क्रेटर बनेगा, बृहस्पति पर गिरा तो वह क्रेटर नहीं बनेगा, ठीक है। तुम लोग का दिमाग बंद हो जाता है तो वहां क्रेटर नहीं बनेगा, क्योंकि वो गैस का है, घुस जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वहां नहीं बनेगा। ये इसको चाहिए सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्थल, ठीक है, क्रेटर। इसमें से प्रमुख का नाम याद रखोगे, सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो है चिक्सुलव क्रेटर। चिक्सुलव क्रेटर, ये लव नहीं किया था बल्कि हेट किया था, किससे? डायनासोर से, ठीक है। नाम है इसका चिक्सुलव, एक्चुअली में जगह के नाम पे ये सबका नाम रखा जाता है। मेक्सिको का एक जगह है जिसका नाम है चिक्सुलव। क्या नाम है? चिक्सुलव। उसी चिक्सुलव में कहा यह जाता है कि डायनासोर के समय में ये क्रेटर गिरा था, सॉरी एस्ट्रॉइड गिरा था, ठीक है। जो भारी भरकम एस्ट्रॉइड होता है उसको इम्पैक्टर कर देते हैं। क्या करते हैं? इम्पैक्टर, क्योंकि पृथ्वी पर इम्पैक्ट डालता है। क्या डालता है? इम्पैक्ट। देखो
इतना आसान मत समझो इसको। एस्ट्रॉइड के गिरने से सिर्फ मरोगे ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की गति भी चेंज हो सकती है, पृथ्वी खिसक भी सकती है, पृथ्वी झुक भी सकती है ज्यादा। क्योंकि सोचो तो, यहाँ तुम चल रहा था, यहाँ से एक बॉल आके लग गया, हो सकता है ऐसे हो जाओ, ये खत्म हो गया, ऐसे ही रह जाएगा। तो खाली चोटें नहीं लगा है, यहाँ टेटना ही नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारा डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ना पाओगे बॉल आया कहाँ से, जब तक तुम इधर आओगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इम्पैक्टर। क्या कहते हैं? इम्पैक्टर। तो अगर कभी पूछ ले कि किस एस्ट्रॉइड की वजह से या किस उल्का की वजह से, आंसर अलग अलग होगा कि एक ही होगा? आंसर अलग होगा कि एक ही होगा? एस्ट्रॉइड पूछे कि उल्का पूछे, क्या बताया है? जब ये बहुत बड़ा है तो इसको कई बार एस्ट्रॉइड ही कह देते हैं, नहीं तो क्या कहेंगे? उल्का कहेंगे। दोनों का आंसर एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। पता है ना अभी, जब तक घूम रहा है तो एस्ट्रॉइड, घुस गया तो उल्का। ठीक है, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसमें कई बार पूछ लेता है वह कौन सा एस्ट्रॉइड था जिसके गिरने से हुआ, या वह उल्का कौन सा था जिसके गिरने से हुआ। दोनों का आंसर एक ही होगा। तो उसको हम क्या कह देते हैं? चिक्सुलव इम्पैक्टर। और जो क्रेटर बना उसको क्या कहते हैं? चिक्सुलव क्रेटर। तो डायनासोर का अंत पृथ्वी पर। अच्छा, ये कहना गलत होता है, कुछ लोग कहते हैं इसी की वजह से हुआ है, इसी की वजह से हुआ है। ये कहना सरासर गलत है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकता है पूरी तरीके से, या किसी एक जीव को खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, उसमें योगदान भले दे सकता है। तो इस एस्ट्रॉइड की वजह से ही खत्म हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, खत्म होने में इसका काफी बड़ा योगदान रहा है, ये कहेंगे। क्योंकि एस्ट्रॉइड गिरा, ठीक है, उसके वाइब्रेशन की वजह से, उसके इंपैक्ट की वजह से काफी सारे डायनासोर मारे गए। पर क्या एक भी जीवित नहीं बचा होगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जीवित तो बचा ही था। इसके खत्म होने का दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन भी था। ठीक है, तो वो अलग चीज है, लेकिन हाँ, इसका काफी बड़ा योगदान था। ठीक है, चलो दूसरा है होवा क्रेटर। कौन सा है? होवा क्रेटर। ये अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है, सबसे बड़ा अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा क्रेटर है होवा क्रेटर, जो कि नामीबिया में है। कहाँ है? नामीबिया में। इसके बाद है बेरिंगर क्रेटर। बेरिंगर क्रेटर है यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। इसको यूपीएससी एग्जाम पूछिए सवाल इससे, और पूछा है कि मेट्योर क्रेटर कहाँ अवस्थित है। इसी को कई बार मेट्योर क्रेटर, यानी ये जो मेट्योर बोलते हैं ना, यही नाम इसको डाल देता है कई बार। क्या कह देते हैं इसको? मेट्योर क्रेटर। ठीक है, मेट्योर क्रेटर। तो इसी को हम लोग मेट्योर क्रेटर के नाम से भी कई बार बोलते हैं। बता नहीं, कुछ रेगिस्तान ऐसा जिसका नाम ही रेगिस्तान है। ठीक है, तो वैसा ही। तो अगर कभी पूछ ले कि मेट्योर क्रेटर कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ? यूएसए में। क्योंकि एक्चुअल नाम इसका क्या है? बेरिंगर। क्या नाम है? बेरिंगर। तो दोनों एक ही है। इसके बाद है ओलैंड क्रेटर। कौन सा है? ओलैंड। और ये सबसे अधिक रिसर्च किया गया क्रेटर है। ठीक है, जिस पर मानवों ने सबसे अधिक रिसर्च किया है। याद रखोगे, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक अनुसंधान। ठीक है, सबसे अधिक अनुसंधान किस पर हुआ है? अनुसंधान सही लिख रहे हैं जी, सही लिखे हैं। हाँ, ये वाला है। ठीक है, सबसे अधिक अनुसंधान किस क्रेटर पर हुआ है? ओलैंड पर। ओलैंड कहाँ है? मेक्सिको में। ये क्रेटर है मेक्सिको का। अच्छा, क्रेटर पर रिसर्च करने तो जानकारी किसका लेना है हमको? उस उल्का का। ठीक है, उस क्षुद्र ग्रह का। समझ में आया? गड्ढा का थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं। गड्ढा में जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे अभी ये बोला कहाँ जाएगा, तो उसी के अंदर जाएगा, उसको हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। सब पत्थर तोड़ के सब लेके जाता है रिसर्च करने के लिए। ठीक है, इसका तुमको लगता है इतना सा कोना काट के लेके गया होगा, सब पत्थर तोड़ के लेके जाता है, जाते हैं हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, अलग अलग, अब तुम नहीं ला सकता है, अलग अलग लेबोरेटरी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर जाके इसको रिसर्च किया गया। कौन सा? ये ओलैंड। कहाँ? ये मेक्सिको में। और हमारे यहाँ पे एक याद रखना है, लोनार झील। किससे बने हुए हैं? तो या तो दे देगा कि उल्का पिंड के गिरने से बने हुए हैं, या दे देगा क्षुद्र ग्रह के गिरने से बने हुए हैं, जो भी देगा। लेकिन ये छोटा था तो इसको जनरली उल्का पिंड के गिरने से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर वही करोगे। क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। डायनासोर का अंत किस उल्का पिंड के गिरने से? चिक्सुलव इम्पैक्टर। और क्रेटर का नाम क्या है? चिक्सुलव क्रेटर। कहाँ गिरा था ये? मेक्सिको में। तो चिक्सुलव क्रेटर कहाँ है? मेक्सिको में। ठीक है, होवा क्रेटर कहाँ है? नामीबिया। और अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा क्रेटर है। बेरिंगर क्रेटर का दूसरा नाम क्या है? मेट्योर क्रेटर। और ये कहाँ अवस्थित है? यूएसए में।
ऑलैंड कहाँ अवस्थित है? मैक्सिको में, ऑलैंड क्रेटर। और ये सबसे अधिक रिसर्च किया गया, यानी अनुसंधान किया गया क्रेटर है। लोनार झील किससे निर्मित है? उल्कापिंड से, और ये एक क्रेटर है, ठीक है। और ये कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में अगर पूछा जाए कि हमको क्रेटर कहाँ कहाँ मिले हैं, तो 3 राज्यों में। कौन कौन सा राज्य? MP, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये सब ऐड कर लेना नोट्स में कहीं ना कहीं, बहुत कुछ इसमें नहीं होगा तुम्हारे नोट्स में, इसलिए ऐड करते जाना जो जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड और मेटेओर्स क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? बढ़ जाए आगे। अगला है कॉमेट, यानी धूमकेतु। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कोई ऐसा जिसको लगे कि पढ़ क्या रहे हैं, कुछ ऐसा किसी को एहसास हो कि पढ़ क्या रहे हैं, ये सब कहाँ आता है, ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, तो बता दें उसको। अभी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, ब्रह्मांड में क्या क्या मौजूद है, ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सौर मंडल, तो हमारे सौर मंडल में क्या क्या मौजूद है वो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। इससे पहले आठों ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे सौर मंडल में और भी चीजें मौजूद है, जैसे कि एस्ट्रॉइड, मेटेओर्स, कॉमेट, ये सबको पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे सूर्य पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमेट क्या है देखो। अब इसमें 2 वर्ड आएगा, इसको अच्छे से याद रखना, काइपर बेल्ट और ओट क्लाउड, ठीक है, ये याद रखना। काइपर बेल्ट कहाँ अवस्थित है ये पहले बता रखे हैं, फर्स्ट दिन बताए कि पहला ग्रह सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट, मंगल के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और वरुण के बाद काइपर बेल्ट, ठीक है। तो हमारे सौर मंडल के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट और सौर मंडल के अंत में काइपर बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो चट्टानी ऑब्जेक्ट है, कैसे हैं? चट्टानी। काइपर बेल्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो आईसी ऑब्जेक्ट है, आईसी मतलब बर्फीला, ठीक है, बर्फ से टुकड़े, बर्फ के टुकड़े से बने हुए हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, लेकिन काइपर बेल्ट में बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। तो कई ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर, मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द, वो सब रिवॉल्व कर रहा है, तो कई बार वो सब अपना ऑर्बिट छोड़कर, मतलब छोड़ता नहीं है, बहुत दूर पड़ता है ना, तो ऐसे ना ऑर्बिट नहीं रखकर इलेप्टिकल ज्यादा ऑर्बिट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे सौर मंडल के बीच से गुजर जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका ऑर्बिट काइपर बेल्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑर्बिट हो जाएगा बहुत ज्यादा इलेप्टिकल, और ये बीच से ऐसे करके घूमने लगेगा, जिसके वजह से समय समय पर हमको क्या होता है, ये दिखता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम लोग कॉमेट। क्या कहते हैं? कॉमेट। हिंदी में कहते हैं धूमकेतु। क्या कहते हैं इसको? धूमकेतु। क्या ये रेगुलरली हमको दिखते हैं क्या? जैसे हमारा 8 ग्रह है, एस्ट्रॉइड है, ये सब रेगुलर दिखता है हमको, लेकिन क्या ये रेगुलर दिखते हैं? बहुत सारे नहीं, ये कभी कभी दिखते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे खगोलीय पिंड जो सामान्यतः बर्फ, धूलकण और गैस से बना होता है। किससे बना होता है? बर्फ, धूलकण और गैस से। और ये कुछ कुछ समय पर हमको सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हुए दिख सकता है, लेकिन ये है एक्चुअल में कहाँ? इसका घर कहाँ है? घर कहाँ है? घर है काइपर बेल्ट। घर कहाँ है? काइपर बेल्ट। इसको घूमना चाहिए था दूर एकदम, लेकिन ये बीचे रास्ता से काट के ऐसे करके इसका ऑर्बिट मार लेता है, इस वजह से इसको हम लोग देख पाते हैं। तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लो। ऐसे पिंड जो मुख्यतः बर्फीली गैस व धूलकण से बने होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कॉमेट। ये सामान्यतः काइपर बेल्ट तथा ऊर्ट क्लाउड से आते हैं एवं सूर्य का परिक्रमा करते हैं। अब लोग ऊर्ट क्लाउड क्या है तो कल इसको समझाएंगे। काइपर बेल्ट के पास ही हमको ऊर्ट क्लाउड मौजूद मिलता है, ये कल समझाएंगे क्या होता है। अभी सिर्फ पढ़ लो, ठीक है। तो काइपर बेल्ट बता दिए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं ये बर्फ के बने होते हैं। यही बर्फ के टुकड़े जब इस तरह से ना घूमकर इस तरह से घूमने लगता है, तब हम इसको क्या कर देते हैं? कॉमेट। यानी क्या? हाँ, आ रहे हैं अभी उस पर। देखो, ये जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा होना चाहिए तभी सीखोगे। अब इसका सोल्यूशन एकदम वाजिब है। क्या वो पिघलता नहीं है? तभी आ रहे हैं आगे, ठीक है, पिघलेगा अभी, ठीक है। तो ये घूम रहा है, ये बने हुए बर्फ और गैस के। तो जैसे जैसे ये सूर्य के करीब आता है, ये पिघलने लगता है। क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। तो पिघलेगा जब, तो बर्फ भी पिघल रहा है, तो वो गैस फॉर्म में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गैस फॉर्म में। और यही गैस फॉर्म में हमको ये पूंछ जैसा नजर आता है। क्या नजर आता है? पूंछ ऐसा। इसीलिए इसका दूसरा नाम है पुच्छल तारा। क्या नाम है? पुच्छल तारा। समझ में आया? धूमकेतु का ही दूसरा नाम क्या है? पुच्छल तारा।
ये दिख रहा है धूमकेतु, ठीक है, तो ये इसका ऑर्बिट है, ये क्या है इसका ऑर्बिट। जब ये सूर्य से काफी दूर होगा, इसमें कोई पूंछ मौजूद नहीं होगा, ये गोलाकार का होगा और सामान्यतः ये बर्फीले ऑब्जेक्ट का बना होता है, बर्फ और गैस से बना होता है। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब पहुंचता जाएगा, इसका बर्फ पिघलना चालू हो जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में वो बदलने लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो गैस में बदलने लगेगा, इसका एक पूंछ जैसा दिखने लगेगा। यहाँ थोड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, और यहाँ सबसे अधिक बढ़ गया, ठीक है। यही इसीलिए हमको पूंछ नजर आता है। लेकिन ध्यान दोगे, ये सूर्य से हमेशा दूर जाता हुआ नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? दूर जाता हुआ। क्या यहाँ भी दूर जा रहा है? यहाँ भी जा रहा है, इधर भी जो दूर जा रहा है, इधर भी। इसी से सवाल बनता है। एग्जाम में इतना पढ़ाएंगे और सवाल ज्यादातर एक ही आएगा कि बताओ धूमकेतु का पूंछ हमेशा सूर्य के तरफ रहेगा या सूर्य से दूर रहेगा? हमेशा सूर्य से दूर रहेगा, ठीक है। तो याद रखोगे, इसीलिए हम लोग कहाँ कहीं तो लिखे हुए होंगे, ठीक है। हाँ, ये जब ये सूर्य के पास आता है तो पूंछ निर्माण करता है, ठीक है, पूंछ बनाता है। कैसे बनता है समझ में आ गया? कि जब पास आएगा, बर्फ का है, गैस का है, तो वो पिघलने लगेगा, और पिघलने लगेगा तो वो पूंछ का निर्माण करेगा। और ये पूंछ हमेशा होता है सूर्य से दूर। क्या होता है? सूर्य से दूर, ठीक है। और यही सवाल एग्जाम में आता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि पूंछ का जो डायरेक्शन होगा, इस फिगर को याद रखोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नोट्स में भी क्लियर फिगर बना हुआ होगा, ठीक है, ऑर्बिट के साथ बनाए होंगे, नोट्स में भी बना होगा। तो हमेशा ये सूर्य से दूर ही रहेगा इसका पूंछ का, ठीक है। क्या कोई दिक्कत समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दो सवाल अभी तक तुम सीखा कॉमेट से, यानी धूमकेतु से। धूमकेतु किसके बने होते हैं? गैस, बर्फ और धूलकण से। बहुत कम मात्रा में धूलकण होता है, ज्यादातर इसमें बर्फ और गैस होता है। क्या इसमें हमेशा पूंछ होता है? आंसर है नहीं। कब पूंछ बनता है? जब सूर्य के पास आता है, सूर्य से दूर जाता है। सवाल तो सुनो, सूर्य के पास आता है, सूर्य से दूर जाता है। जब ये पास आता है, सूर्य के पास आएगा तो पूंछ बढ़ाएगा कि घटेगा? पूंछ बढ़ेगा। यही सब सवाल आएगा एग्जाम में, भले ही लिखा हुआ ना मिले, ये समझना है सब। जैसे जैसे सूर्य के पास आएगा, वैसे पूंछ का साइज बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएगा, पूंछ का साइज घटता जाएगा, और एक सीमा के बाद पूंछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये पूंछ विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंछ विहीन। तो सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, जब कोमेट सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा, तब वह होगा पूंछ युक्त, पूंछ विहीन। क्या हो जाएगा? पूंछ विहीन। समझ में आ गया? ठीक है। और इस इमेज को याद रखना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूंछ जो बनाता है और इसमें क्या क्या होता है, इससे 2-3 सवाल आता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जब अलग करके पढ़ेंगे, तुम्हारे नोट्स में भी दिया होगा, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिसको याद रखना है। अगर पूछा जाए कोमेट के अंग कितने हैं, कितने हैं? 3। कोमेट में जो बीच वाला चीज है, ये वाला, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस, नाभिक। इसके इर्द गिर्द जो अभी बताएंगे क्या क्या होता है, इसके इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कहेंगे? कोमा। क्या कहते हैं इसको? कोमा। और ये जो बाहर निकलता हुआ गैस है, इसको क्या कहेंगे? टेल। क्या कहेंगे? टेल। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बताओ कोमेट के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 3 अंग। बीच वाला एकदम सेंटर वाला पोर्शन न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द कोमा, और ये जो बाहर निकल रहा है ये टेल। कोई दिक्कत? अब नोट्स देखो, है ना, नोट्स में देखो, इमेज एक बार देख लो। नाभिक के बीच वाला आसपास जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो कोमा, और उसके बाद जो बाहर निकला हुआ है वो टेल। नाभिक क्या है? जो केंद्र में सबसे ठोस, अब जैसे पिघल रहा है तो सारा तो नहीं पिघला, सारा पिघलने के बाद गैस बन के उड़ जाएगा, कुछ तो बचिए जाएगा। तो केंद्र में जो सबसे ठोस, ठीक है, पार्ट बचता है, उसी को क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक। शीर्ष भाग में जिसमें गैस का गोला होता है, ये शीर्ष भाग जिसमें गैस का गोला होता है, ये क्या होता है? कोमा। क्या होता है? कोमा। और यही जो गैस वहां से छूट गया, ठीक है, छूट गया तो बाहर निकल गया, इसी को क्या कहेंगे? टेल। क्या कहेंगे? टेल। जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएगा, कंडेंसेशन क्रिया फिर से शुरू हो जाएगा, संघनन क्रिया, और ये वापस ये सब क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो सूर्य से दूर जाने पर ये हमेशा यहाँ पूंछ विहीन हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा। तो इसमें काफी समय लगता है क्योंकि बहुत दूर से आता है। तो कुछ तो कई हजार सालों में देखा जाता है, कुछ सैकड़ों में देखा जाता है, कुछ सालों में देखा जाता है, ठीक है। इसी में से अलग अलग समय पे देखा गया। तो सबसे पहले जो इस तरह के ऑब्जेक्ट को देखा गया था, उसको नाम दिया गया द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680। ध्यान देना, एग्जाम में अगर अब आएगा तो ये आंसर ज्यादातर रहेगा।
पहले हम लोग एक ही को मानते थे, नाम सब सुना हुआ, वो है हेली। कौन सा है? हेली। एग्जाम में एक ही सवाल आता था कि निम्न में से कौन सा कॉमेट है, आंसर होता हेली। हेली कॉमेट कितने वर्षों में देखा जाता है? 76 सालों में। यही 2 सवाल आता था, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आता था। अब सवाल बदल रहे हैं, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना होगा कि सबसे पहले जो कॉमेट देखा गया उसका नाम था, उसको नाम दिया गया द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680। क्या नाम दिया गया? द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680। द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680 ये देखा गया पहला कॉमेट था। अब यही अगर तुमसे पूछ ले हम कि बताओ पहला कॉमेट किस वर्ष देखा गया, तो कोई दिक्कत है क्या? अरे नाम में ही है, नाम वही रख दिया 1680 में। इसी के बाद इस समय में काफी हलचल थे इस चीज को लेकर, कॉमेट को लेकर, क्या है ऐसा ऑब्जेक्ट, हमको लोग को पता नहीं चल पाता है। इसी समय में एक आदमी था जिसका नाम था एडमंड हेली। क्या नाम था? अच्छा, इसको किसने देखा? ग्राटफ्रीड किर्च ने। ग्राटफ्रीड किर्च ने। किर्च खाली याद रखना, इसीलिए कई बार इसको किर्च कॉमेट भी कहा जाता है। इसलिए द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680 को क्या कहते हैं? किर्च कॉमेट। क्या कहते हैं? किर्च कॉमेट। किसने देखा था? ग्राटफ्रीड किर्च ने। खाली हम लोग को किर्च याद रखना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680 को किर्च कॉमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किर्च कॉमेट। ये याद रह गया। इस समय में एक और आदमी थे जो कि इस पर काफी रिसर्च कर रहे थे, उनका नाम था एडमंड हेली। क्या नाम था? एडमंड हेली। ये तो देखे सिर्फ, ये बहुत ज्यादा काम नहीं किए, काम किए हैं ऐसा नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं किए, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम है एडमंड हेली, वो काफी रिसर्च कर रहे थे और काफी सारे कॉमेट्स का अध्ययन किए हैं इसके बाद वो 1-2 सालों के अंदर। और 1682 ईस्वी में पहली बार उन्होंने एक कॉमेट का भविष्यवाणी किया। ये कॉमेट जो पहले एंशिएंट समय में देखा गया है, देखो एक कॉमेट है हेली कॉमेट जो है, इसका अलग अवधारणा है कि जब ये आता है तो विनाश लेकर आता है। इसे धार्मिक रूप से देखते हो ना, सूर्य ग्रहण लगता है तो कैसे बोलते हो कि ये खराब करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो इसी तरह से अलग अलग चित्रों में अवधारणा है। वैसे ही हेली कॉमेट को, और हुआ भी ऐसा है, हेली कॉमेट को लेकर अवधारणा था कि जब जब हेली कॉमेट पृथ्वी के पास से गुजरता है, यानी हम उसको देख पाते हैं, तब तक पृथ्वी पर भयानक क्या आता है? अकाल, दरिद्रता, ठीक है, भूकंप, ये वो बहुत आता है। और ये हो चुका है पहले, ये हो चुका है बहुत बार ऐसा। तो एंशिएंट लोग मानता था कि ये जो है ये कोई दानव का स्वरूप है जो कि पृथ्वी का विनाश करने आता है। ये लोग बहुत सारा होम वॉम करके उसको भगाता था, तो कुछ समय बाद भाग जाता था। समझ रहे हो ना? ये आया है वो जाएगा, तो ये लोग होम लगातार करते रहता था। उसके बाद धीरे धीरे वो निकल जाता था, तो बोलता था होम सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, कोमेट से अब हमको छुटकारा मिला और अब दरिद्रता धीरे धीरे जाएगी, ठीक है। तो वो चीज का नहीं था। इसी पर रिसर्च कर रहे थे कौन? एडमंड हेली। तो उन्होंने इस कोमेट को देखा और उसके गति से वगैरह सब चीज से उसको एनालाइज करके उन्होंने ये बताया यही कोमेट है जो कि इससे पहले भी देखा गया था और ये हर 76 साल पे दिखता है। वो सोचो कितना रिसर्च किए होंगे। वो प्रीवियस डाटा को उठाकर देख के बताए यही वो कोमेट है जो हर 76 साल पे ये दिख रहा है, और हम फोरकास्ट करते हैं कि अगले 76 साल बाद ये फिर दिखेगा, और ये कहा कि उसके बाद वो मर गए, ठीक है। उसी समय में नहीं, मतलब स्वयं को माना नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद मर गए, ठीक है। जब 76 साल पूरा हुआ सबके दिमाग में था तो वो कोमेट फिर से आया, ठीक है। सब बोला अच्छा बात तो सही है बोला था, अब इसका नाम रख दो। क्या नाम रख दो? हेली। क्या नाम रख दो? हेली। तो एडमंड हेली के नाम पे ही हेली कोमेट का नाम रखा गया, हेली। इससे पहले इसका कोई नाम नहीं था। और एडमंड हेली ने इसको देखा था 1682 ईस्वी में। कब देखा था? तो पहला देखा गया कोमेट कब देखा गया? 1680 में, ठीक है। और देखा गया पहला पीरियोडिक कोमेट। अगर ये पूछा जाए पीरियोडिक कोमेट मतलब जो एक समय अंतराल पर हमको पता है कि इतना समय पे रिपीट करेगा, तो ये है हेली। कौन सा है? हेली। हेली किसने देखा था इसको? एडमंड हेली ने। ठीक, किसने देखा था? देखा हुआ टाइम बताया किसने? एडमंड हेली ने, ठीक है। इन्होंने ही देखा और इन्होंने टाइम बताया कि कितना साल बाद ये हमको दिखेगा। तो हर 76 साल बाद। कितना टाइम बताया? हर 76 साल बाद। अब यहां से दो सवाल अब दो सवाल और पूछा जाता है कि ये हेली कोमेट पिछली बार कब देखा गया था, अगली बार कब देखा जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई एक याद है तो कर लोगे, अगली बार वाला याद है 76 माइनस कर देना और पिछली बार वाला याद है 76 प्लस कर देना। तो पिछली बार देखा गया था
1986 में। कब देखा गया था? 1986 में। अगली बार कब देखा जाएगा? 2062। ठीक है, हाँ 2062 देख पाओगे? हाँ ये देख पाएगा है, सब देख लेगा। अरे उम्मीद है सब देख लेगा, ठीक है, आराम से देखेगा। वो अलग बात है। कहाँ है बेटा, हेलिया आया क्या? वो अलग बात है कि देख नहीं पाओगे मोतियाबिंद के कारण कोई वो अलग मैटर है, लेकिन कोशिश जारी रहेगी, ठीक है। और तब तक मेडिकल भी बहुत एडवांस हो जाएगा, साइंटिफिक जो यंत्र है वो भी काफी एडवांस हो जाएगा। तो टेलीस्कोप आस पड़ोस में लगा हुआ मिलेगा, जाके हिलते हिलते, अच्छा हेली हिल रहा है तो दादा आप हिल रहे हैं, हेली तो सीधा ही चल रहा है, ठीक है। तो देख लोगे हेली कब? 2062 में। पिछला बार कब देखा गया था? 1986 में। एडमंड हेली ने कब देखा? 1662 में, 82 में, 1682 में, ठीक है। याद रहेगा इतना सा सबको? बोलो चल। अच्छा, एडमंड हेली ने जब देखा था, इसका अध्ययन किया था, तो उन्होंने ही बताया था हमको ये अगली बार दिखेगा 1758। हाँ 1758। इसीलिए हम लोग एक्चुअल जो नामकरण किए हैं, इसकी खोज किए हैं, वो 1758 में किए हैं। लेकिन हेली महोदय ने इसको कब देख लिया था? 1682 में। और उन्होंने फोरकास्ट किया था अगली बार कब दिखेगा? 1758 ईस्वी में। लेकिन कोई विश्वास क्या नहीं किया। उनके मरने के बाद जब ये दिखा तब लोग विश्वास किया। अच्छा हाँ, तो अगर कभी पूछा जाए कि हेली कॉमेट का नाम हेली कब पड़ा? 1758 के बाद, ठीक है। लेकिन इससे 3 ही सवाल तुमसे पूछे जाएंगे कि पहला पीरियोडिक अगर पूछ गया, अच्छा अगर कभी ये नहीं आए द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680, तो आंसर करना पहला खोजा गया कॉमेट हेली ही है। क्या कर दोगे? अगर कभी ये नहीं आए, क्योंकि इससे पहले वाले जो एग्जाम हैं, जानते हो एग्जामिनर कितने इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, वो पुराना क्वेश्चन उठा के डाल देता है। तो अगर द कॉमेट ऑफ 1680 नहीं है तो समझ लेना बुढ़ा है, ठीक है। क्या मार्क क्या होगे? हेली, क्योंकि दूसरा यही खोजा गया था और ज्यादातर एग्जाम में भी क्या पूछा गया है? हेली के बारे में। लेकिन अब तुमको पता है कि हेली से पहले भी एक कॉमेट देखा गया है, वो है 1680, द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680। क्या कॉमेट के बारे में समझ में आ गया सब चीज? अब एक दो कॉमेट और है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे नोट्स में जरूर होगा, ठीक है, उसको देख लो। एक कॉमेट इसका नाम है सेकी। सेकी पूरा नाम है इकेया सेकी। क्या नाम है? इकेया सेकी, ठीक है। ये एक ऐसा कॉमेट है जो दिन में दिखता है। कब दिखता है ये? दिन में, ठीक है। ये काफी चमकीला है, तो जब ये सूर्य के काफी करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी के भी करीब पहुंच जाता है। तो अगर पूछा जाए वह कॉमेट, निम्न में से एक कॉमेट जो पृथ्वी के काफी करीब पहुंच जाता है, वो कौन सा है? वो है सेकी, ठीक है, सेकी, इकाया सेकी। और ये पृथ्वी के इतने करीब पहुंच जाता है, ये हमको दिन में भी दिख जाता है। कब दिखता है? दिन में। जनरली हमको ये दिन सब में दिखता नहीं है और काफी तामझाम के साथ देखना पड़ता है, लेकिन पृथ्वी के बहुत करीब पहुंचने के कारण ये दिन में भी दिख जाता है, ठीक है, सेकी। और ये पहली बार हमको दिखा था 1965 में। कब दिखा था? 1965। अगला जो नाम है वो है काहुतेक। क्या नाम है? काहुतेक। रखने का आवश्यकता नहीं है, बस एक बार पढ़ लो सब, ठीक है। काहुतेक ये 7600 साल में दिखता है। कब दिखता है? तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देख पाओगे, तुम्हारा कुछ जनरेशन भी नहीं देख पाएगा। उसके बाद एक लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स में नहीं होगा, सुमेकर लेवी। सुमेकर लेवी हाँ, इससे सवाल आया भी है और आएगा भी। सुमेकर लेवी, सुमेकर लेवी ये एक ऐसा कॉमेट है, हाँ सुमेकर लेवी, सुमेकर लेवी, ठीक है, ये लिख लेना, सुमेकर लेवी। ये एक ऐसा कॉमेट था जो बृहस्पति से टकरा गया था, ठीक है। जनरली तो अपने ऑर्बिट में घूमता है, चला जाता है, लेकिन क्या बताए कि ये ग्रहों का ऑर्बिट काटता हो जाता है। लेकिन संजोग है कि ग्रह यहाँ है और कॉमेट यहाँ से टकरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह यहाँ पहुंच जाएगा और कॉमेट भी इधर से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टक्कर। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना, अगर इसमें से पूछा जाए कि बताओ कॉमेट का जनक किसको कहा जाता है, जो सबसे अधिक उस पर रिसर्च किए थे, कौन है? हेली। तो अगर कभी जनक पूछा जाए तो जनक कौन है? एडमंड हेली। ये तो ऐसे भी देखोगे तो मार दोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक रिसर्च शुरुआत में मेहनत बेचारे किए थे, भले उनको वो इज्जत नहीं मिला जिंदा रहते हुए, लेकिन बहुत काम इन्होंने किया था, इसीलिए जनक का दर्जा किसको दिया गया है? एडमंड हेली। क्या कॉमेट भी समझ में आ गया? बोलो। चलो एक बार रिपीट कर लो पूरा, कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले कुछ पथरीले पिंड क्या कहलाते हैं?
क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। ठीक है, क्या ये इनका कोई ऑर्बिट होता है, फिक्स ऑर्बिट? आंसर है हाँ। क्या ये सूर्य का परिक्रमा करते हैं? तो आंसर है हाँ। इसका डायमीटर कितना हो सकता है? 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, 1000 मीटर तक हो सकता है। हाँ, किलोमीटर, हम बार मीटर बोल देते हैं, ध्यान देना, किलोमीटर है। ठीक है, 10,000 1000 किलोमीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार है इसके? सामान्यतः 3 प्रकार। कौन कौन सा? सी, एस और एम। इसके अलावा भी 2-3 प्रकार हैं, पर वो हमको पढ़ना नहीं है। ये मेन टाइप है, सी, एस और एम। सी कार्बन टाइप, एस सिलिकेट टाइप और एम मेटेलिक। कार्बन में कार्बन ज्यादा होगा और सारे क्षुद्र ग्रहों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? सी टाइप की है। ये जनरली कहाँ मिलता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट में बाहर की तरफ। इसकी साइज समानता बड़ी होती है। रंग कैसा होता है? काला। चमक क्या होता है? कम। ठीक है, इतना सा याद रखना। और जो सबसे बड़ा हमारा खोजा गया है सेरस, वो भी कैसा है? सी टाइप। बस सबका याद नहीं रखना, इतना याद रखना। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप जो है वो है एस टाइप सिलिकेट टाइप। ये आंतरिक एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब पृथ्वी के पास वाले बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें चमक अगर पूछेगा तो इससे थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, और इसमें ज्यादातर सिलिका होता है, इसलिए इसको कहते हैं चट्टानी एस्ट्रॉइड। क्या कहते हैं? चट्टानी। इसके बाद तीसरा जो है जिसमें मेटल की मात्रा अधिक है, एम टाइप, उसमें निकेल और लोहा की अधिकता होती है। अन्य मेटल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक क्या होगा? निकेल और लोहा। ठीक है, इसकी मात्रा जो है यानी संख्या जो है काफी कम है, मात्र 5% के आसपास ये है। और ये पाए जाते हैं दोनों के मध्य में, यानी सी टाइप और एस टाइप के मध्य में। ठीक है, चलो, पहला खोजा गया एस्ट्रॉइड का नाम सेरेस। किसने खोजा था सेरेस को? यूसेफ प्याजी ने 1801 ईस्वी में। अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सेरेस। कितना डायमीटर है? 940। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा फोरविस्टा, नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली एकमात्र फोरविस्टा। ठीक है, अच्छा, अगर तुमसे बोले कि चमक अधिक किसका है, फोरविस्टा का या सेरेस का, अब कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको। अब बोलोगे हाँ, इसको नहीं देख पाए नंगी आंखों से क्योंकि इसमें चमक नहीं है, इसमें चमक अधिक है इसलिए इसको देख पाए। अन्य नाम क्या क्या है? पल्लास, हाइजिया, जूनो, बेन्नू, 433 इरोस। और 433 इरोस ये पहला ऐसा एस्ट्रॉइड है जिस पर हम लोग यान भेजे हैं। एस्ट्रॉइड अगर हमारी तरफ आने लगे तो उसके रास्ता को रोकने के लिए हम लोग एक मिसाइल लॉन्च किया, नासा के द्वारा मिसाइल लॉन्च किया गया। कौन सा? डार्ट मिसाइल। अगर ये टूट जाए, उसके बाद टूट के ये हमारे पृथ्वी की तरफ आने लगे तो इसको क्या कहेंगे? मेटेओर्स। लेकिन मेटेओर्स उस समय में कहलाता नहीं है। क्या कहलाता है? मेटेरोइड। क्या कहलाता है? मेटेरोइड। मेटेरोइड जब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाए इसको कहेंगे मेटियोर्स, और जब ये पृथ्वी पर पहुंच जाए इसको कहेंगे मेटेोराइट। क्या कहेंगे? मेटेोराइट। जब मेटेओर के रूप में ये होता है, यानी एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया हुआ होता है, उस समय में इसमें लग जाती है आग और ये जल के हो जाता है खत्म। अगर ये छोटे हैं तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े हैं तब खत्म नहीं होंगे और वो पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। तो जब ये मेटेओर्स के फॉर्म में रहता है तो ये टूटता हुआ तारा के रूप में नजर आता है, इसलिए क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। जब ये पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो ये क्या कर देगा? गड्ढा। उस गड्ढे को क्या कहेंगे? क्रेटर। ठीक है, और एक क्रेटर का नाम है जिसका नाम है चिक्सुलव क्रेटर। कहाँ मौजूद है? मेक्सिको में। और इसी क्रेटर जब का निर्माण हुआ था, यानी जब ये एस्ट्रॉइड गिरा था चिक्सुलव इम्पैक्टर, उसी से माना जाता है कि डायनासोर का अंत हुआ है। ठीक है, अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा क्रेटर होवा क्रेटर। कहाँ है? नामीबिया में। बेरिंगर क्रेटर कहाँ है? यूएसए में। इसी को क्या कहते हैं? मेटेओर क्रेटर। ऑलैंड क्रेटर कहाँ है? मेक्सिको में। सबसे अधिक रिसर्च किस क्रेटर पर? ऑलैंड क्रेटर पर। और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में, भारत में। कैसे निर्मित झील है ये? क्रेटर से निर्मित, मतलब उल्कापिंड से निर्मित। ठीक है, चलो, इसके बाद है कोमेट यानी धूमकेतु। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट जिसको नहीं समझ में आए, मतलब याद रहे तो याद रखना, पुच्छल तारा। कहाँ लिखे हैं? पूछ, पूछ, या इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ये भी याद रखना। क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा। ठीक है, अगर कभी पूछ ले पुच्छल तारा किसको कहते हैं तो कोमेट को। ठीक है, टेल्ड स्टार किसको कहते हैं? कोमेट को। और शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? मेटेओर्स को। ध्यान देना, गलती मत कर देना। शूटिंग स्टार मेटेओर्स और टेल्ड स्टार कोमेट। ठीक है, कोमेट किसके बने होते हैं? बर्फ के, गैस और धूल करते हैं।
मेट्रोस किसके बने होते हैं? पथरीले चीज के, ठीक है। कोमेट जो बने होते हैं ये कहां से आते हैं? कहां से? काइपर बेल्ट से या उल्ट क्लाउड, वो दोनों पास में ही है, काइपर बेल्ट से आते हैं और इसीलिए ये बर्फ के बने हुए हैं। तो ये जब सूर्य के पास आएंगे तब इसमें क्या निर्मित होगा? पूंछ, क्योंकि ये पिघलने लगेगा, गैस बाहर निकलेगा जो कि हमको कैसा नजर आता है? पूंछ के जैसा। तो सूर्य ये है और मेट्योर ये है, तो पूंछ आगे होगा कि पीछे होगा? हमेशा पूंछ पीछे होगा। जब जब ये सूर्य के पास से गुजरता जाएगा इसका पूंछ का डायरेक्शन क्या होगा? दूर, हाँ, सूर्य से हमेशा दूर ही रहेगा और सूर्य से दूर जाने पर पूंछ धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो जितना सूर्य से दूर अधिक उतना ही छोटा पूंछ और अधिकतम दूरी पर पूंछ विहीन। ठीक है। सबसे पहला कोमेट जिसको देखा गया था द ग्रेट कोमेट ऑफ 1680, किसने देखा था? गॉटफ्रीड किर्च ने। इसे इसको क्या कहते हैं? किर्च कोमेट। तो हमको किर्च अच्छे से याद रखना है। इसके बाद सबसे अधिक रिसर्च किसने किया था शुरुआती दौर में? एडमंड हेली ने। और हेली ने कोमेट को जो देखा उसके बारे में फोरकास्ट किया था कि हर 76 साल के बाद ये दिखता है। वो कोमेट क्या कहलाया? हेली कोमेट। और क्या ये 76 साल में दिखता है? तो आंसर है हाँ। पिछली बार कब देखे इसको? 1986 में। अगली बार कब देखेंगे? 2062 में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अन्य कुछ कोमेट का नाम जिसको याद रखने के लिए बोले वो कौन है? सेकी। वैसा कोमेट जिसको दिन में देख सके वो कौन सा है? सेकी, ठीक है। या कभी पूछ ले बताओ इसमें से कौन सा कोमेट जो पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है, कौन सा है वो? सेकी, जिसको कि लास्ट बार हम लोग कब देखे थे? 1965 में, ठीक है। एक याद रखोगे सुमेकर लेवी। सुमेकर लेवी कोमेट जो है ये बृहस्पति से टकराया था। ये 2 पॉइंट याद रखना। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? कोमेट के 3 अंग होते हैं। जो बीच का सॉलिड एकदम, हाँ, सॉलिड सरफेसेस को कहेंगे न्यूक्लियस। गैसियस ऑब्जेक्ट जो सर्कुलेट कर रहा है क्या बोलते हो? न्यूक्लियस को, उसको क्या कहेंगे? कोमा। और जो गैस बाहर टेल के रूप में दिख रहा है उसको कहेंगे टेल, ठीक है। अच्छा, इसमें जब यहाँ पे हम लोग टेल देखेंगे तो शुरुआती दौर में जो टेल है इस जगह का पोर्शन ये आयनिक फॉर्म में रहता है। आयंस, आयन समझते हो ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? आयन ही बोलते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल चार्ज होते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसी को कहते हैं आयन। हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन बोलोगे। जब हाइड्रोजन चार्ज हो जाएगा तो बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे भी ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये चार्ज पार्टिकल, इसीलिए इसको बोलते हैं आयन टेल। क्या बोलेंगे उसको? आयन, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सब डस्ट वगैरह रहता है। क्या दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया? क्या हुआ? आयरन नहीं, आयन, आयन, ION। कौन आयरन बोल रहा है जी? जब चार्ज हो जाता है कोई भी एलिमेंट लोगे, ये चार्ज हो जाता है। चार्ज होने का मतलब क्या हुआ? उस पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसी को कहेंगे आयन। जैसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन चार्ज हो गया तो बोलेंगे H+ आयन। तो वही चीज यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे चार्ज होंगे। कैसे होंगे? चार्ज, इसलिए इसको कहेंगे आयन टेल। और जो दूर हो गया उसको कहेंगे डस्ट टेल। क्या कहेंगे? डस्ट टेल, ठीक है। चलो, पढ़ोगे वो भी? अच्छा, कल छुट्टी रहेगा तुम लोग का। अब मंडे से आओ फ्रेश माइंड से। कल पढ़ाते हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि आराम कर लें अब 2 दिन, फिर मंडे से बढ़िया से चालू करेंगे, ठीक है। किसी तरह से हम फ्राइडे तक पहुंचा दिए। चाहते तो समय में कम से कम 3 दिन हमको छुट्टी लेना था, लेकिन हम जानबूझ के नहीं लिए। छुट्टी लेंगे तुम लोग का पढ़ाई का वो जो रिदम होता है वो खत्म हो जाता है। नहीं तो एक दिन टेस्ट लिए, हम तो लगा था टेस्ट लेंगे उसी दिन ठीक हो जाएगा, उस दिन के बाद तो और खराब हो गया। चलो चलो देखें, याद क्या लाइक भूल गया।